अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पर, और ये नेक्स्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ब्राउनस्टेट-लॉरी कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में बोला गया कि कोई भी स्पीसीज, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, आयोनिक फॉर्म में हो, अगर वो प्रोटॉन डोनर है तो वो एसिड होगी, और कोई भी स्पीसीज चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या आयोनिक फॉर्म में हो, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो बेस होगी। ओके, और यही डेफिनेशन दी है कि एसिड क्या होगा कि मॉलिक्यूल और आयन विच हैज द टेंडेंसी टू गिव्स अ प्रोटॉन। समझ गए बच्चों कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जिसमें प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है वही क्या कहलाता है, एसिड। और बेस की डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल और आयन विच हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, और ऐसी कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज हो या आयन हो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो बेस होगी। मींस एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। समझ गए बच्चों कि प्रोटॉन डोनर स्पीसीज जो होंगी वो एसिड्स होंगी, और प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज जो होंगी वो बेसिस होंगी। एग्जांपल लेते हैं, सबसे फर्स्ट मैंने लिया है एसिड्स के एग्जांपल्स। ब्रोंस्टेट एसिड्स देखो, तो एक तो है मॉलिक्यूलर एसिड्स, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जैसे HCl H+Cl, तो ये प्रोटॉन डोनर है। HNO3 H++NO3-, तो ये भी प्रोटॉन डोनर है। H2SO4 H++HSO4-, ये भी प्रोटॉन डोनर है। एसिटिक एसिड, तो ये मॉलिक्यूलर एसिड्स हैं, अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रोटॉन डोनर है। दूसरा है एनायोनिक एसिड्स, मींस ऐसी स्पीसीज जिनमें नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो प्रोटॉन डोनर है। HCO3 1-, H++CO3 2-, इसी तरह से ये आप देख रहे हैं HSO4 1-, H++SO4 2-, तो आप देख रहे हैं कि इनमें नेगेटिव चार्ज है, फिर भी ये प्रोटॉन डोनर स्पीसीजेस हैं, तो ये भी एक क्या है, एसिड्स हैं। ये है कैटायनिक स्पीसीजेस जिनमें पॉजिटिव चार्ज है और ये प्रोटॉन डोनर है, जैसे कि H3O+ हाइड्रोनियम आयन, H2O+H+, अमोनियम आयन NH3+H+ में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अल्कोहल का ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इसमें से भी ROH+H+, या हम ये कहें कि ये अमोनियम, ठीक है, आयन है, तो इसमें से भी प्रोटॉन निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ऐसी कोई भी स्पीसीज, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो और चाहे कैटायनिक फॉर्म में हो या एनायनिक फॉर्म में, अगर वो प्रोटॉन रिलीज कर रही है तो वो ब्रोंस्टेट एसिड होगी। यहां तक समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं ब्रोंस्टेट बेस के एग्जांपल्स, तो आप पहले ये नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ब्रोंस्टेट बेस। तो ब्रोंस्टेट बेस वो स्पीसीज हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं, अब चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, कैटायनिक फॉर्म में हो या एनायनिक फॉर्म में हो। तो देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस में जैसे अमोनिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है और NH4+ आयन में चेंज हो जाती है। H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, H3O+ में चेंज हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूलर बेसिस हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं और इस तरह से कैटायन में चेंज हो रहे हैं। जबकि ये रिवर्स हो जाए रिएक्शन तो ये एसिड्स बन जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे इस तरह के पेयर को। एनायनिक बेसिस में आ जाए, जितने भी नेगेटिव स्पीसीजेस होती हैं, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीजेस होती हैं, वो सब प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं। जैसे HSO4 1-, H+, तो H2SO4 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेस है NO3 1-, H+, तो HNO3। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहे हैं, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। कैटायनिक बेसिस देखें हम, ठीक है, जिनमें पॉजिटिव चार्ज है फिर भी वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जैसे कि ये है, ठीक है, हाइड्रोजीनियम आयन, तो H+ से ये बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स है H+, तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये सब क्या है बच्चों, ठीक है, ब्रोंस्टेट बेसिस। और अभी आपने एसिड्स ऑलरेडी देख लिए, तो यहां तक नोट करना है। अब देखो बच्चों, अभी आपने ब्रोंस्टेट-लॉरी कॉन्सेप्ट में देखा कि एसिड प्रोटॉन डोनर है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो जब किसी भी एसिड से प्रोटॉन निकल जाता है ना बच्चों, तो बनी हुई जो स्पीसीज है नेगेटिव चार्ज वाली, या जो भी स्पीसीज है, न्यूट्रल भी हो सकती है,
प्रोटॉन निकलने के बाद जो भी स्पीसीज बनती है उसमें प्रोटॉन एक्सेप्टर का नेचर आ जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ब्रॉन्ज स्टेट एसिड जो है और जो अपने ब्रॉन्ज स्टेट बेस से अगर डिफर है तो वो केवल एक प्रोटॉन के कारण डिफर होता है। तो एसिड और बेस का एक ऐसा पेयर जो केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस रखता है या एक प्रोटॉन के कारण डिफर होता है, वही पेयर क्या कहलाता है बच्चों? कॉन्जुगेटेड पेयर। तो यही डेफिनेशन दी है कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या है? द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस व्हिच इज डिफर्स बाय ओनली वन प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। समझ गए ना बच्चों कि एसिड और बेस का एक ऐसा पेयर जिनमें केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस दिखता है, उस पेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एसिड इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस बेस, मतलब जब एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है तो जो स्पीसीज बनी उसके बाद उसमें प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर आ जाता है। HCl है, एक एसिड है, H+, ये H+ डोनेट किया है इसने, रिलीज किया और क्लोराइड माइनस आयन बना। तो ये जो क्लोराइड आयन माइनस आयन है ये H+ को एक्सेप्ट करके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना हो सकता है कि इसमें प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है और इसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है, लेकिन ये एसिड है तो ये बेस है। तो ये पेयर इसमें आप देख रहे हैं HCl और Cl-, इनमें केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस दिख रहा है। तो HCl एक कॉन्जुगेटेड एसिड है तो Cl एक कॉन्जुगेटेड बेस है। ओके, यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है? तो कॉन्जुगेटेड एसिड वो होगा जिसमें वन मोर प्रोटॉन देन कॉन्जुगेटेड बेस, इट्स बेस, कॉन्जुगेटेड इट्स बेस। समझ गए बच्चों कि कॉन्जुगेटेड एसिड वो है जिसमें अपने ही कॉन्जुगेटेड बेस से एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में हम एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो अमोनियम आयन बन गया। तो ये जो है अमोनियम आयन, ये अमोनिया का कॉन्जुगेटेड एसिड होगा और हम एक प्रोटॉन यहां देखो, यहां हमने एक प्रोटॉन ऐड किया है, ओके, और यहां पर हमने एक प्रोटॉन इससे रिलीज कर दिया तो अमोनिया NH2- में चेंज हो गया। ये एक कॉन्जुगेटेड बेस है, किसका? अमोनिया का। और इससे अभी आप एक प्रोटॉन आगे रिलीज कर दो तो वो NH2- का कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। इसके बाद आगे नहीं बनता कॉन्जुगेटेड एसिड इसका, क्यों? क्योंकि अब इसमें प्रोटॉन ऐड नहीं हो सकते। तो ऐसी स्पीसीजेस जो कि एसिड और बेस हो और वो केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस रखते हो बच्चों, वो कहलाता है एसिड बेस कॉन्जुगेटेड पेयर। ऑब्जेक्ट जो आता है क्वेश्चन में कि आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दे रखा है और पूछेगा कि इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, बस अगर बेस पहचानना है तो एक प्रोटॉन कम कर दो और एसिड पहचानना है तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़ा दो, समझ जाओगे। कॉन्जुगेटेड एसिड कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ये है कॉन्जुगेटेड एसिड्स और ये है कॉन्जुगेटेड बेसिस। जैसे HCl है तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा बच्चों? Cl-, HNO3 है तो NO3- H2SO4 है तो HSO4- Cl, HClO4 है तो ClO4-, HSO4 है तो SO4-, HCO3 है तो ये हो गया CO3, H2O है कॉन्जुगेटेड एसिड तो OH-, H3O+ है तो इसका H2 हो जाएगा। तो इस तरह की पेयर आपको बहुत इजी समझ में आ जाएंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर, समझ गए? तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनके कॉन्जुगेटेड बेस हमेशा वीक होते हैं और जितने भी वीक एसिड होते हैं उनके कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब जो अच्छा प्रोटॉन डोनर एसिड होगा ना बच्चों, उसका कॉन्जुगेटेड बेस उतना ही वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, समझ गए ना? मतलब जो एसिड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब बहुत ज्यादा H+ दे रहा है, मीडियम में बहुत जल्दी H+ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनका कॉन्जुगेटेड बेस वीक है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है।
और जो वीक एसिड है ना बच्चों, उनका कॉन्जुगेटेड बेस बहुत ही स्ट्रांग होता है। मींस जब हम इनको वाटर मीडियम में रखते हैं तो बहुत कम प्रोटॉन्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस इतना स्ट्रांग है कि वो प्रोटॉन निकला और फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ स्ट्रांग एसिड ऑलवेज वीक बेस, ये ध्यान रखना है। और कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ वीक एसिड ऑलवेज स्ट्रांग बेस। देखो कैसे, जैसे HCl एक स्ट्रांग एसिड है तो ये आयोनाइज्ड बहुत होता है लेकिन एसोसिएटेड बहुत कम होगा। मतलब H+ और Cl- में, तो Cl- में प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर बहुत ही कम होगा। वीक, ये कहलाएगा वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर नेचर। ओके, मतलब Cl- में प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर वीक होगा, इसलिए तो ये बहुत ज्यादा H+ बढ़ जाते हैं और हम कहेंगे HCl स्ट्रांग है। ये जो है एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसका जो एनाइन बना वीक बेस, इसमें मोर जो है हाई, या हम कहें कि स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एफिनिटी, ये प्रोटॉन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा और तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, तो H बहुत कम हो जाएंगे। मतलब मीडियम में अगर हम एक्वस मीडियम में किसी को रखें या किसी भी मीडियम में और वो बहुत जल्दी प्रोटॉन निकाल दे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे H+ प्रोटॉन की, तो हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसा तब हो सकता है जब उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो वीक हो। और वीक एसिड मींस जो बहुत कम प्रोटॉन्स देता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्जुगेटेड बेस बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो तुरंत प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इनकी आयोनाइजेशन रेट ज्यादा होती है। और वीक एसिड में क्या होता है कि आयोनाइजेशन रेट कम और एसोसिएशन रेट ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। जैसे कि HClO4 से HClO4 तक एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो आपसे पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है तो बेसिक स्ट्रेंथ ये होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है सबसे वीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स का एसिडिटी या स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है बच्चों। ये जो है ये है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, और ये जो है ये है बेसिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आप देख रहे हैं कि HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और इस तरह से ये डिक्रीज होता जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। और आप देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में इंक्रीज होती जा रही है। एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दिया जाए, समझ गए ना, तो वहां पर क्या दोनों का नेचर होगा उसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट और याद रखना है कि जब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं तो जो वीक एसिड है ना बच्चों, वीक का मतलब ये नहीं कि वीक बिल्कुल वीक है दूसरे के रिस्पेक्ट में, कि HClO4 और H2SO4 दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन HClO4 की स्ट्रेंथ H2SO4 से ज्यादा होती है, तो यहां पर H2SO4 HClO4 के रिस्पेक्ट में वीक हो गया। तो जो वीक एसिड होता है ना दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो तो बन जाता है बेस और जो स्ट्रॉन्ग है वो बन जाता है एसिड। तो यहां पर आप देखोगे H2SO4 को HClO4 के मीडियम में रखा जाए तो यहां H2SO4 एक बेस बनेगा और ये क्या हो जाएगा, एसिड। ऐसे ही HCl और एसिटिक एसिड में देखें तो Cl- और एसिटिक एसिड यहां पर बेस हो गया। क्यों? क्योंकि ये लिखी है एसिडिक स्ट्रेंथ। HCl अल्कोहल में देखोगे तो अल्कोहल प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाता है, मतलब यहां पर ये हो गया बेस, तो ये क्या है बच्चों, एसिड। ये इनके कॉन्जुगेटेड पेयर है, इसका कॉन्जुगेटेड पेयर ये है तो इसका कॉन्जुगेटेड पेयर ये है। तो इस तरह से आप एसिड और बेस अगर मिक्स करते हैं तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा ये भी मैंने आपको बताया, तो यहां पर आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर और वो है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो देखो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ लोन पेयर बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ओके, मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में लोन पेयर का एक्सचेंज होता है इस थ्योरी में। इसमें बोला गया एसिड क्या होगा, एसिड में बोला गया कि एनी मॉलिक्यूल और आइन which accept minimum one lone pair called Lewis acid
और एनी स्पीसीज विच डोनेट मिनिमम 1 लोन पेयर, तो वो बेस होगा। और यही डेफिनेशन दिया है कि मॉलिक्यूल और आयन विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर, मिनिमम 1 तो होगा ही होगा, वो एसिड है। और बेस क्या होगा बच्चों? मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट लोन पेयर। ऐसा कोई भी स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस है, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। मींस एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर और बेसिस आर लोन पेयर डोनर। ध्यान रखें, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो नहीं कहलाएगा लुईस एसिड, पूरा एक पेयर एक्सेप्ट करना चाहिए। फ्री रेडिकल है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना रहा है तो हम फ्री रेडिकल को क्या नहीं बोल सकते? लुईस एसिड नहीं बोल सकते। तो लुईस एसिड के लिए जरूरी है कि मिनिमम वो एक लोन पेयर तो एक्सेप्ट करे, मैक्सिमम कितने भी करे, और बेस वही है जो मिनिमम एक लोन पेयर तो डोनेट करे। तो लोन पेयर जो एक्सेप्टर है वो है लुईस एसिड और बेस क्या है? लोन पेयर डोनर। सपोज ये एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है BF3, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पर लोन पेयर यहाँ जो है डोनेट किया जाता है अमोनिया से और ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है या ये डक्ट बन गया एक एडिशन कंपाउंड। तो यहाँ पर अमोनिया क्या है बच्चों? लुईस बेस, क्योंकि एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। BF3 क्या है? लुईस एसिड। ओके, यहाँ तक आ गए। अब हम आ जाते हैं बच्चों लुईस एसिड बेस का क्लासिफिकेशन। ओके, कि आप किन्हें लुईस एसिड्स बोल सकते हैं, किनको आप लुईस बेस बोल सकते हैं। तो सबसे पहले में यहां पर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, लेविस या लुईस एसिड्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल कैटायंस, ओके, जितने भी कैटायंस आपको दिखते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि जो कैटायंस जो होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर ये होते हैं। तो आप H+ है, Na+ है, Al+3 है, Ca+2 है, Cu2+ है, ठीक है, Zn2+ है या Fe2+ है। कोई भी कैटायन आपको दिखता है बच्चों, ध्यान रखें वो एक लुईस एसिड होगा। तो ऑल कैटायंस आर लुईस एसिड्स। एक दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, मॉलिक्यूल मींस molecules in which contain incomplete octet of central एटम। ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो भी एक लुईस एसिड होगा। सपोज BeF2, BeCl2, BF3, BCl3, AlCl3, AlF3। समझ गए बच्चों? ये ऐसे हैं, इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। इसमें भी कितने होते हैं? 4। इसमें कितने होते हैं? 6। यहाँ पर भी कितने हैं? 6। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यहाँ पर भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते। जैसे BeF2 प्लस 2F- BeF4 2-, तो यहाँ पर इसने से लोन पेयर लिए। या आप यहाँ देखते हैं कि AlF3 प्लस 3F- गिव्स AlF6 3-, तो यहाँ पर ये लुईस बेस हो गया, यहाँ पर ये क्या है? लुईस एसिड है। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं पेयर को। तो पहला है सभी कैटायंस हो गए, ऑल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं, और भी एग्जांपल्स देखो। मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट है कि expanded octet molecule means contain d orbital vacant, ऐसे मॉलिक्यूल vacant of central atom। समझ गए बच्चों कि ऐसे मॉलिक्यूल्स
जो अपने ऑक्टेट को एक्सपांडेड कर सकते हैं, मीन सेंट्रल एटम में वेकेंट d ऑर्बिटल होती है। जैसे आप देखोगे SiCl4, PCl5, ठीक है, PCl3, SF4, IF5, ये ऐसे मॉलिक्यूल है बच्चों जो अपने ऑक्टेट को एक्सपांडेड कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे SiCl4 है या SiF4 है, ओके, तो SiF4 प्लस 2F माइनस SiF6 2 माइनस, यहां पर ये अपने d ऑर्बिटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और अपने ऑक्टेट को एक्सपांडेड कर लेते हैं। इसी तरह से आप देखोगे PCl5 प्लस Cl माइनस PCl6 1 माइनस, यहां पर भी इसने ऑक्टेट को एक्सपांडेड कर लिया। तो इस तरह की स्पीसीज जिनमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है या जिनमें d ऑर्बिटल सेंट्रल एटम की वेकेंट होती है, उनमें इस तरह का कैरेक्टर होता है कि वो एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहां तक भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो आप, ऐसी अनसैचुरेटेड स्पीसीज जिनमें कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड ठीक है, मॉलिक्यूल्स विच गिव्स, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब ऐसी स्पीसीज जैसे आपने देखा होगा कि C डबल बॉन्ड O प्लस Cn माइनस, तो ये यहां ऐड हो जाता है, ये यहां पर चला जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर साइनाइड ने अपना एक लोन पेयर देके एडेड हो गया। तो यहां पर ये क्या है, लुईस बेस, यहां पर ये क्या है, लुईस एसिड। तो CO2, SO3, SO2, CO, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड हैलाइड्स, एसिड अमाइड्स, ये सब क्या है बच्चों, इनका ये जो एटम कार्बन एटम है, ओके, या ये एटम है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। CO2 में आप देखोगे C, यहां आप देखते हैं C डबल बॉन्ड ये है प्लस OH माइनस, ये इधर ऐड हो जाएगा O डबल बॉन्ड C OH, तो यहां पर ये क्या है, लुईस बेस, यहां पर ये क्या है, लुईस एसिड। तो हेटेरोएटॉमिक स्पीसीज जो कि अनसैचुरेटेड स्टेट में है, तो उनमें जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है जिस एटम में, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, वो भी एक क्या बन जाता है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड्स आपने देखे कैटाइंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, हेटेरोएटॉमिक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और भी आपने देखा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें d ऑर्बिटल वेकेंट है वो लुईस एसिड्स हो सकते हैं। तो ये एसिड्स थे। अब हम आ जाते हैं लुईस बेसिस, ओके। तो लुईस बेसिस में पहला तो है, फर्स्ट आएगा ऑल एनाइंस। ध्यान रखें जितने एनाइंस हैं बच्चों वो सब लुईस बेस है। ऑल एनाइंस में OH माइनस, Cn माइनस, Cl माइनस, SO4 माइनस, HCO3 माइनस, इस तरह की कोई भी स्पीसीज जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो सब लुईस बेस होंगी। एक दूसरा है मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर इन एनी एटम, ओके। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके किसी एटम में लोन पेयर हो वो भी लुईस बेस होगा। सपोज से अमोनिया, एग्जांपल अमोनिया है, अल्कोहल है, H2O है, ओके, RNH2, अमाइंस हैं, ईथर्स हैं, सल्फाइड्स हैं, मार्कोप्टेन्स मतलब। तो इस तरह की कोई भी स्पीसीज जिसके एक एटम में लोन पेयर हो वो भी एक क्या होगा बच्चों, लुईस बेस होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर डोनेट करना है तो मिनिमम एक लोन पेयर तो चाहिए ना। नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ही सीधा है, नेगेटिव चार्ज अपने आप में एक लोन पेयर होता है। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोल सकते हैं, लुईस बेसिस। और आप केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाते हैं तो जितने भी लिगेंड्स हैं वो सब क्या है बच्चों, लुईस बेसिस हैं।
क्योंकि वो भी एक लोन पेयर डोनर होते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे लुईस एसिड, लुईस बेस। ओके, आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बता दूं, इनका ऑर्डर, कब एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी। तो पहले मैंने बताया है ब्रॉन्ज स्टेट एसिड्स। तो देखो बच्चों, ब्रॉन्ज स्टेट एसिड्स में अब अगर आप जाएं तो पहला पॉइंट है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स मींस जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, इंक्रीजेस विद इंक्रीज, और वो जो सेंट्रल एटम है वो कैसा हो, नॉन मेटालिक, तो उनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। तो यही लिखा है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम HClO, HClO2, HClO3, HClO4 में आप देख रहे हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। यहां तक ध्यान रखिए। अगर एसिडिटी ऑफ हाइड्रो एसिड्स की बात की गई हो बच्चों, हाइड्रो एसिड्स मतलब डायरेक्ट हाइड्रोजन नॉन मेटालिक एलिमेंट से बॉन्डेड हो, तो जैसे जैसे एनाइन की साइज इंक्रीज होगी, ध्यान रखें एसिडिटी इंक्रीज होती है। मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे एनाइन की साइज इंक्रीज है, एसिडिटी इंक्रीज होती है, और ये ग्रुप में होता है। ठीक इसी तरह से H2O से लेके H2T तक आप देख रहे हैं एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। और नेक्स्ट आते हैं कि एसिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनाइन इन पीरियड। अगर आप पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं और हाइड्रो एसिड्स की बात की गई हो, तो ध्यान रखें जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है। CH4, NH3, H2O, HF, ये एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, फिर आता है एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, जैसे 6+6+6+, ये ध्यान रखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर सेम लिया गया हो, और ग्रुप में आप नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की डिक्रीज होती है, एसिडिटी भी डिक्रीज होती है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर आपको लुईस एसिड्स की बात की गई हो, तो लुईस एसिड्स हम जानते हैं कि कैटाइंस जो होते हैं वो सब लुईस एसिड्स होते हैं। तो ध्यान रखें कि डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये जो कैटाइंस है ना बच्चों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स होते हैं। ध्यान रखना है कि जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो आउटर मोस्ट सेल का, और उनमें साइज डिक्रीज हो रही हो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में, तो उनमें लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, मतलब उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो ये सब कहलाते हैं बच्चों सॉफ्ट एसिड्स। जितने भी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के कैटाइंस हैं उनको ध्यान रखना है, वो सॉफ्ट एसिड्स हैं, मींस स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, और इनमें लोन पेयर की टेंडेंसी बढ़ती जाती है किसी भी सीरीज में, ट्रांजिशन सीरीज में ऊपर से नीचे जाए तो भी बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज नहीं बढ़ती उतनी, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण ही ये अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं और ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स होते हैं। लेकिन कैटाइंस एस ब्लॉक के हों बच्चों, ओके, तो इनको बोला गया है हार्ड एसिड्स। ये हार्ड एसिड्स हैं, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब ये नहीं चाहते कि इनमें कोई डिस्टरबेंस हो, इसीलिए बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर नहीं होते, इनमें लोन पेयर लेने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। तो ये जो होते हैं कैटाइंस, ये एक हार्ड एसिड्स होते हैं, मींस वीक लुईस एसिड्स होते हैं, समझ गए ना। तो इनमें ऑब्जेक्ट होता है कि कौन सा लुईस एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लुईस एसिड वीक है। तो आपको एस, डी और एफ ब्लॉक के स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट एफ ध्यान रखें, और जो हार्ड है, ठीक है, वो एस ब्लॉक के हैं, इस तरह से। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम आ जाते हैं कि लुईस बेस और ब्रॉन्ज स्टेट बेस, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं और कौन से वीक। तो थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, ठीक है। अगर हम ब्रॉन्ज स्टेट की बात करें, ब्रॉन्ज स्टेट बेसिस, ओके, तो अगर आप एसिड पहचानते हैं तो उसका बेस वीक होगा, सीधा सा है। तो ध्यान रखें कि बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी डिक्रीजेस with
increase size of anion. ओके, मतलब F माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडाइड माइनस, ये है बेसिसिटी का ऑर्डर एक। दूसरा है बेसिसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनाइन इन पीरियड। अगर आप पीरियड में देखें, जैसे CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, अगर आप इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो ये दिखेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाए तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और वो तुरंत प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ब्रोंस्टेट जितने भी बेसिस हैं और उनमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ये पीरियड में नहीं देखना है बच्चों, ग्रुप में नहीं, ग्रुप में तो ये ऑर्डर आता है। तो ध्यान रखें कि वहां बेसिसिटी इंक्रीज होती है। ओके, तो ये मेन इसमें आएगा। बाकी आप इनऑर्गेनिक बेसिस में जाओगे, सॉरी ऑर्गेनिक बेसिस में, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, तो वो हम वहां देखेंगे। इनऑर्गेनिक का में जो मेन यूज होता है वो बता दिया मैंने। ऐसे ही आप लुईस बेसिस में आ जाए। लुईस बेसिस भी सॉफ्ट और कौन से होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। तो लुईस बेसिस में अगर आपसे, ठीक है, बेसिसिटी पूछी गई है तो ध्यान रखें कि बेसिसिटी ऑफ लुईस बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनाइन। मतलब जो एनाइन जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ध्यान रखें, जैसे हम ये कहें कि CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस, और यहां पर आ जाए आप फ्लोराइड माइनस, तो ये है बेसिसिटी का ऑर्डर। ओके, जस्ट ऐसा ही अगर आप यहां पर आ जाए कि H3, यहां पर एक तो ये है जब नेगेटिव आयन की बात की गई हो, फिर आता है कि बेसिसिटी ऑफ बेस, लुईस बेस इनवर्सली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लुईस बेस। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ध्यान रखें बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या आप कहें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम बेसिसिटी, और ये बस इतना ध्यान रखना, बेसिसिटी ऑफ लुईस बेस ये है सब। यहां पर देखिए, जैसे NH3 लोन पेयर अच्छा डोनर है, PH3 डिक्रीज हो जाती है, ASH3, और भी आगे चले जाएं, यहां पर आप NH3 हो गए, PH3, SBH3, इस तरह से ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। ठीक इसी तरह से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आप देख रहे हैं बेसिसिटी साइज जैसे जैसे सेंट्रल एटम की बढ़ रही है बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम उतना अच्छा डोनर। PH3, H2S, ठीक है, CN, वो आपने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे आप, लिगेंड्स की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो याद कर लो, वही लुईस बेस की जो है ना स्ट्रेंथ, बेसिसिटी का स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर है। और भी आप देखोगे जैसे अमाइंस हैं, उनकी बेसिसिटी के बारे में तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, और भी जो भी हमें बेसिसिटी और आगे मिलेगी तो हम उसको ऑर्गेनिक में अच्छी तरह से। तो हमें यहाँ पर देखना था लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स मैंने बता दिए आपको एसिडिटी के, और भी आते रहेंगे जब आप S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इनमें पढ़ोगे तो बहुत सारे हाइड्रो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स, ऑर्गेनिक में जाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस की बेसिसिटी, कैटाइन एनाइन की बेसिसिटी, ये सब हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ब्रोंस्टेट एसिड्स क्या हैं, लुईस एसिड्स क्या हैं, ब्रोंस्टेट बेसिस क्या हैं, लुईस बेसिस क्या हैं। बाकी मैंने आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि H+ डोनर एसिड है और OH- डोनर बेस है, ये आर्हीनियस थ्योरी है। ओके, और भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं एसिड बेस के लिए, पियर्सन कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लाइड कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें यहाँ पर 3 ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं
ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्रीनियस कॉन्सेप्ट और लुईस बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये हो गया पूरा यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा रिडॉक्स। तब मेरा फिजिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। सारी यूनिट्स मैंने फिजिकल की एक के बाद एक दी हैं। आप मेरा जो वीडियो देखें उसमें प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट में सारी यूनिट्स हैं। आप उन यूनिट्स में सारे के टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर किए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।